इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है किसी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम में फिफ्थ ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है। देखिए ये आपको पता रहना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जितना पॉजिटिव होता है टोटल एनर्जी उतना ही नेगेटिव होता है और पोटेंशियल एनर्जी उसका डबल होता है और नेगेटिव होता है। तो फिर इसका रेशियो क्या आ जाएगा? -1/2। बात सिर्फ फिफ्थ ऑर्बिट की नहीं है, कोई भी ऑर्बिट होगी, दूसरी तीसरी पहली कोई भी ऑर्बिट हो, ये रेशियो इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसने ये एक सर्किट दिया है, ये एक जीनर डायोड लगा है 100 ओम है, 50 ओम है, 20 वोल्ट का ये सेल है। पूछ रहा है कि इस जीनर डायोड से पार होने वाला करंट कितना है वो आपको बताना है। देखो सिंपल सा है, जीनर डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जब ये रिवर्स में काम कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है 10 वोल्ट। अब ये जो 20 वोल्ट है, अच्छा 10 वोल्ट अगर इसमें है तो 10 वोल्ट इसमें भी होगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है बिटवीन दीज टू जंक्शंस। तो 10 वोल्ट का मतलब इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, और इस हिसाब से इस लाइन में जो करंट आएगी वो हम कितनी लिख सकते हैं? 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो ये करंट आ गई 1/10 एम्पियर। अब देखो ये जो सेल का 20 वोल्ट है टोटल, ये 20 वोल्ट इस लूप के हिसाब से सोचो, 20 वोल्ट दो जगह पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका कुछ हिस्सा इसके अक्रॉस जाएगा, बाकी का हिस्सा इसमें चला जाएगा। अब इसमें जो आया वो तो 10 वोल्ट है, तो बचा कितना रह गया? 10 वोल्ट, वो इसमें आएगा। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 वोल्ट, और इस हिसाब से यहाँ पर जो करंट फ्लो होनी चाहिए कितनी? 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, ये आ गई 1/5 एम्पियर। अब ये जो 1/5 एम्पियर करंट आ रही है, इसमें से देखो कुछ हिस्सा इधर चला गया तो उसको निकाल दो, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो इसमें कितना है वो आपको मिल जाएगा। सो 1/5 माइनस दिस 1/10 कितना आ जाएगा? 1/10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का टेम्परेचर पता नहीं है, ऑक्सीजन है 47 डिग्री सेल्सियस पर। पूछ रहा है हाइड्रोजन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए जिसके लिए दोनों के मॉलिक्यूल का आरएमएस स्पीड बराबर होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? आरएमएस स्पीड दोनों की बराबर कर दो। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √3RT/m। सो दिस इज 3R। टेम्परेचर हमें पता नहीं है, अपॉन इसका मोलर मास कितना होगा? 2। अच्छा इधर आ जाओ, इसके लिए 3R, टेम्परेचर कितना है? केल्विन में रखना पड़ेगा, और इसका मोलर मास 32। ये देखो सिंप्लीफाई कर लो इसको, इससे आपको T मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका पोटेंशियल R, डिस्टेंस R के साथ कैसे चेंज होता है? पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² और 1/r या फिर R या फिर r²। ये चार ऑप्शन दी गई हैं। ये तो सिंपल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है R डिस्टेंस पर? Kp cos θ/r²। सिंपल। सो ये आंसर हो गया 1/r² के प्रोपोर्शनल। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ है L और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और उसका यंग्स मॉडुलस है Y। बोल रहा है कि अगर हम इसकी लेंथ डबल कर दें और क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दें तो यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है। अरे यंग्स मॉडुलस वायर की डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करता, ये तो मटेरियल डिपेंडेंट होता है ना, तो मटेरियल तो सेम ही बना रहेगा, तो y बदल करके कितना हो जाएगा? जितना पहले था उतना ही रहेगा। सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये दो सर्कुलर रिंग्स हैं, कॉमन सेंटर है इनका, प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सेम रेडियस r है, करंट दोनों में I फ्लो हो रही है। तो इनके कॉमन सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये आपको बताना है। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? बराबर होंगे। कितने? ये बनेगा इनमें से हर एक का मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा। सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकेगा। मैक्सिमम पूछ रहा है मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहा है, और आपको पता होगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है? Hc/λ, लैम्डा नॉट कह लो या लैम्डा मैक्स कह लो, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Hc को हम क्या लिख सकते हैं? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सीधा कैंसिल हो जाएगा, इससे आपको लैम्डा नॉट मिलेगा और वो नैनोमीटर में मिलेगा, उसको फिर कन्वर्ट कर लेना, माइक्रोमीटर में आंसर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एक 100 ग्राम की बॉल को एक फ्लोर पर हमने 10 मीटर की हाइट से गिराया, टक्कर लगने के बाद ये 5 मीटर हाइट तक ऊपर उठती है। सो व्हाट इज द इंपल्स ऑफ द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द फ्लोर?
जब इम्पैक्ट होगा, जब उसका टक्कर होगी तब। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो V1 से अगर टकराएगा तो V1 कितना बनेगा, √2GH। ये V1 हमें मिल गया, तो टक्कर से पहले का मोमेंटम हमें मिल गया। अगर 5 मीटर ऊपर उठा तो टक्कर के बाद अगर ये V2 से उछला था और 5 मीटर ऊपर उठा तो V²/2G इतना ऊपर उठना चाहिए, एंड दिस इज गिवन 5। इससे हमें G का वैल्यू रख दो 10, ये हमें V2 मिल गया। और बॉल का मास दिया गया है 0.1 kg। तो टक्कर के बाद मोमेंटम कितना, ऊपर की ओर mv2, टक्कर से पहले मोमेंटम नीचे की ओर -mv1। ऊपर को पॉजिटिव मान लो, ये प्लस हो गया तो ये वाला मोमेंटम नेगेटिव। तो ये हो गया मोमेंटम का चेंज, और जो मोमेंटम का चेंज होगा वही क्या हो जाएगा, इम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें बोल रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसका हाफ लाइफ है 36 आवर्स। तो आपको बताना है कि 24 आवर्स में कितना फ्रैक्शन बाकी रह जाएगा, जो अनडिकेड पार्ट है वो कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन में कितना बाकी रह जाएगा, ये आपको बताना है। देखो अगर स्टार्टिंग में n0 है और t टाइम पर n बाकी रह गए, तो n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो जो बाकी रह गए डिवाइडेड बाई इनिशियली जितने थे, तो रिमेनिंग जितना है उसका फ्रैक्शन, ये रहा फ्रैक्शन। तो बेसिकली आपको ये कैलकुलेट करना है, और लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, ln2/t12। t हाफ दिया है 36 और टाइम कितना है, जितने टाइम के लिए पूछा है 24 आवर्स के बाद। इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपल सा है, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें ये 2 कॉलम दिए हैं, पहले कॉलम में ये 4 क्वांटिटीज हैं, दूसरे कॉलम में डायमेंशनल फॉर्मूले दिए गए, वो आपको मैचिंग कराना है। अब ये सरफेस टेंशन इसने एक दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें तो हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हैं। एनीवे फिर भी चलो शॉर्ट में बता देते हैं। सरफेस टेंशन आपको बताइए, दिस इज फोर्स अपॉन लेंथ है ना, तो ये हो जाएगा mLt-2/L, ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L। और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका तो आपको डायरेक्ट रटा रहना चाहिए, ये होता है। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ओमेगा, इस हिसाब से I क्या होता है, mr² और ओमेगा पर सेकेंड, ये लो इसका भी आ गया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब वो कैसी भी काइनेटिक एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, उसका हमेशा क्या होता है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक पार्टिकल m मास के एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है तब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओनली, दैट इज u cos 30। ठीक है, ये इसका लीनियर मोमेंटम है। अब ये जिस लाइन पर मूव कर रहा है उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। इस पॉइंट की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो h के बराबर होगी, और h का फॉर्मूला आपको पता होगा, u² sin² θ/2g। तो सिंपल है, इस h को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एक पार्टिकल को ऐसे रिलीज किया गया, तो जब ये ½ मीटर से नीचे आ गया तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको बताना है। देखो अगर ये ½ मीटर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी का ये लॉस होगा और ये चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, इससे आपको भी मिल जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। देखो अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है तो इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, 2a। और अगर यहाँ पर टेंशन हमने t मान ली तो यहाँ पर टेंशन कितनी हो जाएगी, 2t। अब इस ब्लॉक पर इसका वेट लग रहा है, ऊपर में 2t लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये पहला इक्वेशन। और इसी तरीके से इसके लिए ऊपर में t लग रहा है, नीचे में इसके वेट का कंपोनेंट mg sin 30। mg sin 30 कितना बनेगा, 10 न्यूटन के बराबर। तो इस ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इन दोनों को सॉल्व कर लो, इससे a आ जाएगा और फिर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक रेजिस्टेंस है 27 डिग्री सेल्सियस पर, दिस इज 60 ओम। अब इसका अल्फा दिया है और पूछा यह है कि टेम्परेचर इसका बता दो, अगर जब 210 वोल्ट का पोटेंशियल लगाने पर अगर ये करंट फ्लो हो रही है तो बताओ इसका टेम्परेचर कितना है। तो बहुत आसान है, देखो पोटेंशियल और करंट देने का मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, डिवाइड कर दो, मतलब रेजिस्टेंस बोलना चाह रहा है। तो अभी ये रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये रेजिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस
इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब अभी जो टेम्परेचर है माइनस जो पहले टेम्परेचर था। और अगर तुमने इस टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखा तो तुम्हें ये भी किस में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में ही मिलेगा। इसको सॉल्व कर लो, इससे आपको ये टी का वैल्यू मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ये अल्फा गिवन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि ये दो सेल हमने कनेक्ट किए 8 वोल्ट और 2 ओम और 2 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 4 ओम। इस तरीके से कनेक्शन बना दिया। अब आपसे पूछ रहा है ये कि इस सेल का वोल्टेज बता दो कितना, मतलब टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस। देखो ये 8 वोल्ट इस तरफ करंट फ्लो कराना चाहेगा, वो कम है, 2 वोल्ट है तो करंट इस तरीके से फ्लो हो जाएगी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट पड़ रहा है ना, तो टोटल ईएमएफ ये हो गया और पूरे लूप में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम, दोनों सीरीज में आ गए। तो करंट कितनी फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। अब ये करंट 1 एम्पियर फ्लो तो हो रही है और इस सेल के लिए अगर देखा जाए तो इसके फ्लो होने की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं, बताओ इसकी चार्जिंग हो रही कि डिस्चार्जिंग, इसकी हो रही है चार्जिंग, है ना। तो फिर इसका टर्मिनल वोल्टेज, चार्जिंग के केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है E प्लस आई आर। तो ईएमएफ इसका 2 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस 4 है, तो 6 वोल्ट, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज फॉर दिस सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3.3 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस 100 ओम के आइडेंटिकल 100 ओम के 7 रेजिस्टेंसेस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने 4 वोल्ट का ये सेल लगा रखा है। अब अगर हम एक वोल्ट मीटर लगाएं लास्ट के 5 ऐसे रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस तो बताना है आपको इस वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ये कितना है, ये 3300, बाकी ऐसे 100 100 100 कितने हैं 7, तो दीज आर द 700 प्लस 3300 कितना हो गया 4000 ओम। ये इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। तो करंट कितनी हो गई पूरे सर्किट में 1/1000 एम्पियर। अब सोचो कि अगर ये करंट जा रही है तो ये जो 5 रेजिस्टेंस मिलकर के 500 ओम बनाएंगे, इस 500 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 500 ओम इंटू द करंट, तो ये आ गया 1/2 वोल्ट। ठीक है, तो दैट इज द रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर 1/2 वोल्ट। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसने एक पीवी ग्राफ बना करके एक साइक्लिक प्रोसेस दिया है, ध्यान से देख लो सारी वैल्यूज को। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है और प्रेशर किलो पास्कल में है। बोल रहा है कि इस साइक्लिक प्रोसेस में एक साइकिल में टोटल वर्क कितना हुआ, वर्क डन बाय द गैस, ये आपको बताना है। तो बहुत आसान है, पीवी ग्राफ में साइकिल के अंदर का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं और वही क्या हो जाता है टोटल वर्क डन इन 1 साइकिल। अब देखो ये कितना है 30 माइनस 10, ये है 20 किलो पास्कल और ये कितना है 30 माइनस 10, दिस इज 20 डेसीमीटर क्यूब। यूनिट का थोड़ा सा ख्याल रखना। तो बताओ इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू 20 किलो पास्कल है ना, तो इसको हमने पास्कल में लिख लिया, इंटू दिस बेस ऑफ द ट्राइंगल मतलब कि ये वॉल्यूम। सो ये बनेगा कितना 20 डेसीमीटर क्यूब है, तो इसको हमने मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। सो नाउ दिस इज द एरिया और प्रॉपर यूनिट के साथ हमने लिखा है। हमें ये वर्क मिल तो गया लेकिन ये वर्क का मैग्नीट्यूड है। देखो ये साइकिल कैसी है, ये है एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में जो वर्क होता है वो क्या होता है नेगेटिव। तो जब हम वर्क का आंसर देंगे तो आंसर ये होगा माइनस साइन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो t से लेकर t+1 टाइम में 125 मीटर चल रहा है और इसी ड्यूरेशन में इसकी वेलोसिटी का चेंज आया है 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है वो पार्टिकल t+2th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। देखो इसमें क्या करना है, ये जो t से लेकर t+1 तक है ये असल में 1 सेकेंड का इंटरवल है और ये कौन सा सेकेंड है, ये t+1th सेकेंड है, t+1th सेकेंड। अच्छा आपको पता है nth सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है u + a/2 × 2n-1। तो अगर हम उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें u इनिशियल वेलोसिटी जो भी हो, एक्सेलरेशन जो भी हो, u + a/2 2n-1 और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है t+1। ठीक है, ये हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट और ये 125 मीटर दिया गया है। 2t+2 सो दिस इज 2t+1 आ गया फाइनली। अच्छा अब देखो क्या पूछा गया हमसे। अच्छा एक चीज और भी दी गई है, क्या दिया गया है, इसी ड्यूरेशन में वेलोसिटी का चेंज ये हो गया। ये ड्यूरेशन क्या है, ये 1 सेकंड का ड्यूरेशन है। देखो हम अगर इस टाइम पर वेलोसिटी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं v = u + a, ये लिख सकते हैं। और अगर हम
इस टाइम पर वेलोसिटी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब जरा चेंज कैलकुलेट कर लो, v2 माइनस v1 कितना वैल्यू दी गई है, ये 50 दी गई है। इसमें से अगर हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे, देखो क्या हुआ, u कैंसिल, 80 कैंसिल, ये a बचा रह गया। इसका मतलब हमें सीधा सीधा a का वैल्यू मिल गया किसके बराबर, 50 के बराबर। ओके, अब हमसे पूछा, जरा a को यहाँ पर इस्तेमाल कर लो, 50 अगर हमने लिखा तो ये 25 हो जाएगा और ये हो गया, देखो इससे क्या हुआ, इससे हमें मिला 50t प्लस u, दिस इज इक्वल टू 100। हमसे पूछा गया t प्लस 2h सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फॉर्मूला लगाओ, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, u प्लस a अपॉन 2, अच्छा a की वैल्यू रख देते हैं जरा, कितनी आई थी 50, a अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1, अच्छा n का मतलब क्या है, दिस सेकेंड, सो दिस इज t प्लस 2। अब ये वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये कितना बना 2t प्लस 4, तो ये हो गया 2t प्लस 3, ये आ गया u प्लस 50t प्लस 75, और देखो u प्लस 50t, ये रहा u प्लस 50t, ये डायरेक्ट हमें कितना पता है 100, तो वो 100 यहाँ पर यूज कर लो ना, 100 प्लस 75 क्या हो गया 175 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसने किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर। अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना है, +2 है। तो अब आप बताओ लेंस की फोकल लेंथ क्या है। देखो मैग्निफिकेशन अगर 2 है, इसका मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल है और इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की डबल है। दूसरी बात ये क्या है, प्लस है। आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर इधर ऑब्जेक्ट हो और उधर इमेज बने अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में, तो इमेज इन्वर्टेड होती है, मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब समझ गए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि इमेज सेम साइड में बनेगी और सेम ओरिएंटेशन पर बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। अब उसने बोला ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, जितनी इसकी हाइट है उसकी डबल इसकी हाइट है, मतलब जितनी ये डिस्टेंस है उसका डबल ये डिस्टेंस बनेगा। बोल रहा है जैसे ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। उसने क्या बोला, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है 45 सेंटीमीटर। देखो साफ दिख रहा है, 2x में से x सब्ट्रैक्ट करो कितना बनेगा 45। बोलो x आया कि नहीं आया, x आ गया 45 सेंटीमीटर। अब लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से u को हम कितना लिखेंगे -45। ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, हाँ, तो v को हम क्या लिखेंगे -90। तो 1/v -1/u, दिस इज 1/f। इससे आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि एक LR सर्किट है, मतलब सिर्फ L है और R है। अब उसमें पावर फैक्टर 1/√2 बन रहा है, किसके लिए, जब EMF ये लगाया गया 25 sin 1000t। तो आपको बताना है पावर फैक्टर क्या होगा अगर हम उसी सर्किट में बस EMF को चेंज करके ये कर दें। तो उसने क्या करा है, EMF में देखो एक तो ये पीक वैल्यू को चेंज किया, उससे फर्क तो पड़ता नहीं, पावर फैक्टर को उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ओमेगा को जो बदला इसने 1000 का 2000 कर दिया, उसका डबल कर दिया, तो इसका असर जरूर पड़ेगा। अच्छा, अगर केवल L और R सर्किट है, केवल L है इसमें और इसमें केवल R है, तो सोचो कि पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, दिस शुड बी R/Z, और Z क्या होता है √R² प्लस x², और x है यहाँ पर केवल XL, XL का मतलब ω/L, ये रहा, ठीक है, ओके। अब इसने जो दिया है पावर फैक्टर पहले कितना है 1/√2, जरा इसको 1/√2 के बराबर कर दो। इसको राइट में ले जाओ, लेफ्ट में जाओ, स्क्वायर कर दो। तो देखो इससे हमें क्या मिल गया, ω/L की वैल्यू R के बराबर आ गई, मतलब जितना इंडक्टिव रिएक्टेंस है वही रेजिस्टेंस के बराबर है। अब क्या करा जा रहा है, बदला हुआ पावर फैक्टर बताओ कब। देखो हम वही फॉर्मूला लिख रहे हैं, R/√R²। R में तो कोई चेंज किया नहीं, ना इसमें चेंज किया ना इसमें, सिर्फ यहाँ पर जो ओमेगा था ना उसको हमने चेंज किया है। हाँ, तो R बिल्कुल वही है, ओमेगा बदल के कितना हो गया, डबल हो गया, जितना पहले था उसका डबल। तो जस्ट आप 2 ओमेगा कर दो, बाकी L पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
तो नया पावर फैक्टर क्या बनना चाहिए, ये बन जाना चाहिए। अब एक काम कर लो, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां पर ओमेगा एल है ना उसको आर रख दो, ये क्या बनेगा 4, ये तो 4 बन जाएगा, बाकी ओमेगा एल को हमने आर कर दिया, तो देखो आंसर क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एक सर्कुलर डिस्क है, मास एम, रेडियस आर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रही थी, इस पर ला करके आइडेंटिकल एक और डिस्क हमने रख दी, तो फाइनली पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखो इसमें क्या करेंगे हम, जब हम एक आइडेंटिकल डिस्क इसके ऊपर ला करके रखेंगे तो जो कंपोजिट डिस्क बनेगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी आधी हो जाएगी, ओमेगा डैश कह लो, मतलब जो इसका आई है वही इन दोनों का अलग अलग आई अपना अपना है ना, क्योंकि आइडेंटिकल डिस्क है, तो आई ओमेगा पहले एंगुलर मोमेंटम, बाद में 2 आई ओमेगा डैश बाद का एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा डैश कितना आ गया ओमेगा बाई 2। अब ये एक ऐसी डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 2i, तो बताओ फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ओमेगा डैश को कर देना ओमेगा अपॉन 2 कर देना, बाकी आई आपको पता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो बाद में काइनेटिक एनर्जी ये है, पहले जो सिंगल डिस्क थी इसकी काइनेटिक एनर्जी ये है, आई का मतलब हाफ एम आर स्क्वायर, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जितना लॉस हुआ वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक लंबा सा स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है √2 एम्पियर, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है और वो मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री पर है वायर से, तो आपको बताना है वायर की यूनिट लेंथ पर ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। यूनिट लेंथ का मतलब समझ रहे हो, एल को उसने क्या बोला है 1 मीटर, तो ये तो बहुत आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एफ क्या होता है ILB sin थीटा, थीटा कितना है 45, बी उसने दिया है, एल हो गया 1 मीटर, आई दिया है, ये लो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें ऑसिलेट करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, और फिर आपको बताना मैग्नेटिक फील्ड इनमें से चारों में से क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट किसके पैरेलल करेगा, आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ऑसिलेट करेगा, और ये वेव चल किस तरफ रही है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, अब जेड की डायरेक्शन में चल रही है और एक्स के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, बचा क्या रह जाता है तीसरा, केवल वाई बचा रह जाता है, तो वाई के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी वेक्टर बनेगा ना उसमें जे कैप आएगा। अब देखो जे कैप कहाँ आ रहा है, एक तो ये जे कैप आ रहा है यहाँ पर और एक जे कैप आ रहा है, मतलब पहली और दूसरी जो ऑप्शन है इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा, ये तो बेकार है, आई कैप तो हो नहीं सकता है और ये आई कैप तो हो नहीं सकता है। अच्छा जे कैप तो ठीक है, देखो ये देखो सब कुछ सेम है, फर्क किस चीज का है, केवल ई नॉट अपॉन सी और ई नॉट अपॉन सी, इसी का फर्क है ना, आपको पता होगा ई नॉट क्या होता है सी बी नॉट होता है, हमें बी लिखना है तो बी का एम्पलीट्यूड लिखना होगा, बी का एम्पलीट्यूड बी नॉट किसके बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन सी के बराबर, सो बी का एम्पलीट्यूड बी नॉट की जगह पर क्या होना चाहिए ई नॉट अपॉन सी होना चाहिए, ये गलत है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पर, कौन सी हाइट पता नहीं, किसी हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ये वैल्यू गिवन है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये वैल्यू गिवन है, तो आपको बताना है, आपसे पूछ रहा है बताओ ये हाइट सरफेस के ऊपर कितनी है वो बताओ। देखो अगर ये हाइट h है और अर्थ की रेडियस मान लो r है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है gm/r माइनस gm/r, मैग्नीट्यूड ले लो, ये मैग्नीट्यूड दिया गया है, सो दिस इज, अच्छा ये स्मॉल r को हम क्या लिख सकते हैं r प्लस h। इसी तरीके से देखो g का फॉर्मूला क्या होता है, g का फॉर्मूला होता है gm/r स्क्वायर एंड दिस इज gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, इससे आप इसको डिवाइड कर दो, क्या बचा रह जाएगा सिर्फ r प्लस h बचा रह जाएगा, और ये वैल्यूज देखो हमें दोनों पता है ना, डिवाइड कर दो ये तो आ गया, इससे आपको h मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि r तो हमें पता है 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये एक ट्रांसफार्मर बना हुआ है और इनपुट का पोटेंशियल 220 वोल्ट लिखा हुआ है, बोल रहा है कि प्राइमरी कॉइल में 100 टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल में 10 टर्न्स है, और इधर आउटपुट में देखो ये 15 ओम और 7 ओम ये सीरीज में लगे हुए हैं, पूछ रहा है कि ये V नॉट बता दो, मतलब फिगर में लिखा हुआ है तो V नॉट बताने का मतलब 7 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पूछ रहा है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो हम लिख सकते हैं VS, सेकेंडरी में इस सेकेंडरी कॉइल में जो भी पोटेंशियल हमें मिलेगा VS अपॉन VP, दिस इज इक्वल टू NS अपॉन NP, मतलब 10 अपॉन 100, इससे हमें VS मिल गया कितना 22 वोल्ट। अब ये 22 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस लग गया,
ये दोनों सीरीज में है, मिलकर के कितना हुआ 22 ओम हो गया। तो बताओ इस लाइन में जो करंट फ्लो होगी उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी बनेगी, पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है आरएमएस वैल्यू, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, I इंटू आर, 7 वोल्ट। ये 7 वोल्ट है और ऑब्वियसली ये आरएमएस वैल्यू है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक एटम में। नोट करने की बात यह है कि इसने बोला है सिर्फ एक एटम की बात बोल रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के एटम में उस ऑर्बिट में चला गया जिस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कितनी है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वहां से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो मैक्सिमम कितनी अलग अलग वेवलेंथ निकल सकती हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बात कोई है वो चीज नहीं जो आपको जनरली बताया जाता है क्या कि अगर किसी हायर ऑर्बिट में है तो लोअर ऑर्बिट में आने के पॉसिबल नंबर ऑफ वेज दैट इज n इंटू n माइनस 1/2, वो मत लगाना। यहाँ पर ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा है और ऐसा भी नहीं कि कोई कंटेनर में गैस भरी बहुत से हाइड्रोजन एटम है और सब में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक ही एटम है और उस एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी वाली ऑर्बिट में पहुंचा हुआ है, अब उसको ग्राउंड स्टेट में आना है। सो ज्यादा से ज्यादा कितनी अलग अलग वेवलेंथ निकल सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो तुम ये पता करो कि इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑर्बिट है कौन सी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 z² अपॉन n²। तो इससे आपको n कितना मिल जाएगा, सॉल्व करके देख लेना, n आ गया 4। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन n = 1 से n = 4 में पहुंचा हुआ है, यहां पर है। अब इसको यहां तक आना है, ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ निकालना। बताओ कैसे निकालोगे। अगर ये एक ही बार में जंप मार के आ गया तो एक ही वेवलेंथ निकलेगी। अगर ये ऐसे आया फिर ऐसे आया तो 2 वेवलेंथ निकलेंगी। तो एक ये ट्रांजिशन करा दो, उसके बाद फिर ये ट्रांजिशन करा दो, उसके बाद ये ट्रांजिशन करा दो, तो 3 अलग अलग वेवलेंथ निकल सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं निकल सकती हैं। ये वो केस नहीं है जिसमें बहुत से हाइड्रोजन एटम होते हैं और सब में किसी में ये ट्रांजिशन हो गया तो किसी में ये हो गया और किसी में ये हो गया, ये उसकी बात नहीं हो रही है, सिंगल हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। क्वेश्चन में जो बोला गया उसको ध्यान से समझना कि वो बोल क्या रहा है, उसके हिसाब से फिर आंसर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3। देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है और वो अपनी फंडामेंटल मोड में जब वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बन रही है 50 हर्ट्ज। इसका पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हमने कुछ पानी भर दिया, बोल रहा है पानी भरने के बाद जब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेगा तब इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो रही है 110 हर्ट्ज। तो आपको पता है ना पानी जो भरा गया उसका मास क्या है, ग्राम में आपको आंसर देना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये लेंथ कुछ रही होगी, ये लेंथ इनफैक्ट हम डायरेक्टली ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। देखो ये फ्रीक्वेंसी और ये वेलोसिटी है, तो जो वेवलेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी, ये वेवलेंथ आ गई। और आपको पता है कि फंडामेंटल मोड में ये क्या बनता है, λ/4। तो यानी कि जो पाइप की लेंथ है, मे बी दिस इज L, सपोज दैट, हाँ, तो L को हम क्या लिखेंगे, λ/4। ये इतना बन गया और ये मीटर में है। फिर क्या करा, पानी भर दिया, ये पानी भर दिया। अब जो लेंथ रह गई वो मान लो L1 बची रह गई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बदल के इतनी हो चुकी है, इसका मतलब वेवलेंथ बदल के कितना हो गया, 3 मीटर। तो λ/4, नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप विच इज L1, ये बन गया 3/4 मीटर। इसका मतलब पानी के कॉलम का हाइट कितना हुआ, L - L1। आपको L पता है, L1 पता है, तो इतनी हाइट का पानी का कॉलम भरा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया, उससे मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट का थोड़ा सा ख्याल रखना, मीटर क्यूब, ये भी मीटर और ये मीटर स्क्वायर में, तो ये आ गया मीटर क्यूब में, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये पानी का मास आ गया किलोग्राम में। बाकी फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, जिसको पोटेंशियल V से चार्ज किया गया है, दूसरा कैपेसिटर जिसको पोटेंशियल डिफरेंस 2V तक चार्ज किया गया है। अब इन दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी बनती है वो x/3 into E बनती है, एंड दिस E इज द एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर बिफोर कनेक्टिंग देम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस x? तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो E इसने बोला इसको, तो ये E क्या है, हाफ CV² है, कनेक्ट आपस में कनेक्ट करने से पहले। अच्छा,
फाइनली क्या होगा, देखो चार्ज कितना है CV और इस पर कितना चार्ज है 2C इंटू 2V दैट इज 4CV, CV एंड 4CV टोटल चार्ज कितना हो गया 5CV। अब ये जो 5CV है ये इन पर डिस्ट्रीब्यूट होना है और इसकी कैपेसिटेंस की डबल है, तो जितना इस पर चार्ज रहेगा उसका डबल इस पर चार्ज रहेगा, मतलब इस पर अगर Q है तो इस पर 2Q होना चाहिए फाइनली। तो Q और 2Q ये दोनों मिल करके किसके बराबर होंगे, टोटल चार्ज के बराबर। इससे हमें Q कितना मिल गया 5CV/3 ये मिल गया। तो फाइनली पहले तो CV है तो होने दो, बाद में इस पर कितना चार्ज आ जाएगा Q के बराबर, इस पर कितना 2Q के बराबर, Q हमें पता है ना। तो ये फाइनल चार्जेस हमें पता है। तो फाइनली एनर्जी कितनी बनेगी, इस कैपेसिटर की एनर्जी चार्ज स्क्वायर अपॉन 2C, Q की वैल्यू रख देना, और इसकी एनर्जी कितनी 2Q अपॉन 2 इंटू इसकी कैपेसिटेंस। ये वैल्यू फाइंड कर लो, जितनी भी आएगी CV², ये उसमें से फिर अलग कर लेना फाइनली, इसमें से हाफ CV² एक किनारे कर लेना, तो बचा रह जाएगा ना वो x/3 हो जाएगा, उससे आपको x मिल जाएगा।